जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब रैंकर्स गुरुकुल में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आपको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसा टॉपिक है ज्यामिति, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आपके प्री में और मेंस में आते हैं। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण इसीलिए बनता है क्योंकि एक एडवांस का टॉपिक है और इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन को कितने डेप्थ में ले जाया जा सकता है ये आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। और इसके जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें ज्योमेट्री का तो पूरे एडवांस में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज कोई चैप्टर रखता है तो वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में जैसे आपको लाइंस एंड एंगल पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, इस तरीके से करके ज्योमेट्री के बहुत सारे टाइप हैं। मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन के वीडियो में जो ज्योमेट्री के सारे टाइप कवर कराने वाला हूं और उनके बहुत ही शानदार शीट भी देने वाला हूं। साथ में जो आप लोगों को शीट मिलेगी वो शीट जो होगी वो कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों होंगे। यानी कहने की अगर बात बोले तो आपको किसी किताब की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्री में थ्योरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम थ्योरी के बारे में कंसेप्ट को अपने क्लियर नहीं रखें तो शायद हम सवालों को नहीं बना पाएंगे। तो आप अपनी जो शीट देख रहे होंगे उसमें देखेंगे तो कंप्लीट 4 पन्ने 5 पन्ने की जो मेरी आने वाली किताब है उसके जो जितने थ्योरी पोर्शंस है वो सभी के सभी इंक्लूड कर दिए गए हैं। सवाल भी आपको एक से एक मिलेंगे। हम जो लेवल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 से लेकर हीरो लेवल तक सभी क्वेश्चंस को टच करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स के कुछ थ्योरी पोर्शंस पहले हम जानेंगे, कुछ थ्योरी पार्ट जानेंगे और फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से ज्योमेट्री के बाकी सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ताकि ये काफ़ी आसानी हो जाए आप लोगों के समझने में। देखो, ज्योमेट्री को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो इंस्पेक्टर बनने का सपना भूल जाना, क्योंकि ज्योमेट्री से सवाल अच्छे अच्छे आते हैं। और अगर इंस्पेक्टर बनना है, कंधे पर 3 सितारे चाहिए, सर पर टोपी चाहिए और समाज में रुतबा चाहिए, तो ज्योमेट्री को बहुत ही शानदार लेवल तक आपको अपना लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं आप भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स। जितने पीडीएफ हैं, जितने भी पीपीटी हैं, वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए, ताकि कंफर्टेबल रहें आप दोनों और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री में हमें जो है 5 सब टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन सा 5 टॉपिक है? तो सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स, बिंदु, रेखा और कोण। इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स में आप देखेंगे तो एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। और बहुत सारे एक से एक ज़्यादा बेहतर बेहतर कंसेप्ट जो है वो लाइंस एंड एंगल्स में है। जैसे आपको एरो कंसेप्ट की बात करें तो सभी के सभी लाइंस एंड एंगल्स में आपको मिलते हैं। इसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आगे चलकर पढ़ोगे तो 2 बेसिस पर ट्रायंगल को बांटा जाता है, एक साइड्स के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। उसके ऊपर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप देखोगे। ट्रायंगल में ही सेंटर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल की भी काफ़ी शानदार आप लोगों की शीट बनी हुई है और काफ़ी अच्छी क्लासेस होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्वाड्रिलेटरल, जिससे ज्योमेट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन 2D और 3D में क्वाड्रिलेटरल से ही हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होता है नेक्स्ट हमारा पॉलीगन और फिर आ जाएगा हमारा सर्कल। तो इस तरीके से ज्योमेट्री के ये पूरे कुल मिलाकर कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक हो गए जो हमें पढ़ने हैं। अब इन 5 टॉपिक्स के शीट आप लोगों को दे दिए जाएंगे, क्लास नोट्स भी हो गए और इनके पूरे पूरे क्वेश्चंस भी होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आज हम बात करते हैं पॉइंट, लाइंस एंड एंगल की। पॉइंट, लाइन एंड एंगल की। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि पॉइंट जो है एक बिंदु, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। पॉइंट किसे कहते हैं? जरा सोचो, पॉइंट किसे कहते हैं? तो बोला गया पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस। एक ऐसा सर्कल, ठीक है, एक ऐसा वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो हो वो कितनी हो? 0 हो। समझ में आ रहा है बात? जैसे सर्कल बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। अब ये और छोटा करोगे तो कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। और छोटा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब इसको छोटा करते जाओगे तो ये एक बिंदु बन जाएगी और ये बिंदु ही क्या कहलाती है? ये बिंदु ही आपको बोलती है, ठीक है। ये बिंदु ही आपको क्या होता है? पॉइंट कहलाता है। ये जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है ना, जिसकी रेडियस 0 हो, जिसकी रेडियस 0 हो, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हर एक टर्म्स को, ठीक है, नहीं तो हम सवालों को अच्छे से नहीं बना पाएंगे।
तो इस बात को ध्यान रखिए। तो बोला गया है एक पॉइंट ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 0 है। शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। अब पॉइंट कितने तरह के होते हैं, तो पॉइंट के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक होता है कोलिनियर पॉइंट और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में बोले तो एक तरीके से वो बिंदु जो समान रेखा में हो, और नॉन कोलिनियर जो एक रेखा में नहीं आए। जैसे आगे बढ़ो, अगर कोलिनियर को समझोगे तो चलो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट के बारे में पढ़ो। क्या लिखा गया है कोलिनियर पॉइंट की परिभाषा, ठीक है। सरेख बिंदु है ना, ठीक है, बिल्कुल सरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरेख बिंदु। बोला गया है कि अगर 3 और ज्यादा बिंदु किसी स्ट्रेट लाइन पर हो तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु कहा जाता है। जैसे बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में स्थित हैं। अगर ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में स्थित हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। और यही होता है कि कोई भी कोलिनियर पॉइंट के चलते बना हुआ जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया 0 होता है। या ऐसे भी कहा जाए कि अगर हमें कोई प्रूफ करना है कि कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलकर आगे, तो इनका एरिया 0 होता है। इनका एरिया जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर एरिया 0 हो गया इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मान लो ये 4 पॉइंट हैं और ये चारों के चारों पॉइंट जो है वो एक ही सीधी रेखा में है, तो ये चारों के चारों पॉइंट क्या कहलाएंगे, ये चारों के चारों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। मतलब एक ही लाइन में जो बिंदु हो उनको बोलते हैं कोलिनियर। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या, अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा में स्थित ना हो तो उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, असंरेख बिंदु। ठीक है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होती है तो उनको हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे पहली बिंदु यहाँ पर, दूसरी बिंदु यहाँ पर और तीसरी बिंदु यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो ये बिंदु ऐसे जा रहा है लेकिन इसको टच ही नहीं कर रहा। तो ये अगर मान लो एक और बिंदु यहाँ कर दे तो ये किसको किसको टच करेगा, किसी को नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ये जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, असंरेख रेखाएं होंगी। चलिए अगला देखिए, अगला बोला गया है आपसे लाइंस के बारे में। जैसे पॉइंट के बारे में जाना, फिर लाइन के बारे में जानेंगे, फिर एंगल के बारे में जानेंगे। तो पॉइंट के बारे में क्लियर हुआ। पॉइंट के कितने प्रकार होते हैं, 2। पहले पॉइंट किसे कहते हैं, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, एक ऐसी वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, 0 हो। उसके बाद पॉइंट के 2 रूप होते हैं, कोलिनियर संरेख रेखा और नॉन कोलिनियर असंरेख रेखा। कोलिनियर किसे कहेंगे, जहां पर तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में आए, एक ही लाइन में आए, उसको संरेख रेखा कहते हैं। और जहां 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन में एक सीधी रेखा में ना आए उन्हें हम कहते हैं असंरेख रेखा। ये हमारे पॉइंट के बारे में टॉपिक जो था वो क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं लाइंस की। लाइंस किसे कहते हैं, लाइंस के कितने रूप होते हैं, क्या क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो हम सभी जानेंगे। तो सबसे पहले लाइन के बारे में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है। ठीक है, अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एंड इट हैज ओनली लेंथ, दैट इज इट डजंट हैव एनी थिकनेस और विड्थ। अ लाइन इज एंडलेस सो इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा जो है यहाँ पर, रेखा अनंत संख्याओं के बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इनमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इनमें कोई मोटाई चौड़ाई नहीं होती। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है यहाँ पर। अगर आप समझ रहे हो बचपन से कि रेखा और रेखा जो है लाइन सेगमेंट सेम है, तो ये आपकी गलती है। क्यों ऐसा बोला गया है, रेखा क्या है। जैसे आपने बिंदु के बारे में पढ़ा कि भैया बिंदु एक डॉट है, फिर बिंदु एक डॉट है, फिर बिंदु एक डॉट है, फिर बिंदु डॉट है, फिर बिंदु डॉट है। ऐसे कर करके ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं, अगर इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए, अगर इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो पॉइंट्स को मिलाने से किसका निर्माण होता है, पॉइंट्स को मिलाने से लाइन का निर्माण होता है। याद रखो, मैं लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा। रेखा के बारे में बात हो रही है, रेखा खंड के बारे में बात नहीं हो रही। बहुत जरूरी बात है। दोनों के बीच क्या अंतर है वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको समझना है कि हम लाइन किसे कहते हैं। तो लाइन बनता कैसे है, इस बात को ध्यान रखो। लाइन हमारा जो बनता है वो सभी पॉइंट्स को मिलाकर बनता है। सभी पॉइंट्स को रेखा में मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब जरूरी नहीं है कि ये सभी पॉइंट जो है, ठीक है, वो आपकी जो है वो सीधी हो। अब जैसे मानो यहाँ पर एक और बात बोलते हैं, मान लो जैसे हमने यहाँ पर बनाई है
ये हमारे सभी के सभी क्या हो गए, यहाँ पर देखते चलो, ये पॉइंट्स हो गए। अब ये पॉइंट्स हो गए, ये सभी के सभी क्या हो गए, हमारे पॉइंट्स हो गए। इनको मिला दिया तो हमने क्या बन गया, इनको मिला दिया तो हमने जो है वो लाइन बन गया। एक लाइन का सिर्फ लंबाई हो सकता है, चौड़ाई नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि सबसे पहला लाइन के बारे में जानो। तो लाइन बना कैसे, तो लाइन जो है वो हमारा बना पॉइंट से। लाइन बना कैसे, तो लाइन हमारे पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के बना। दूसरा पॉइंट, लाइन के पास लेंथ होगी, कभी चौड़ाई नहीं होगी, लंबाई होगी। लंबाई होने का मतलब क्या हो गया कि लाइन का हमेशा ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है कोई मोटी लाइन ऐसे बनाकर दे दी गई कि देखोगे तो यहाँ पर जो है चौड़ाई एक आपको इतने का मिला, ऐसा संभव नहीं है। लाइन के पास हमेशा लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। लाइन के पास हमेशा लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तभी वो लाइन कहलाता है, क्योंकि अगर चौड़ाई हो गई तो इसका मतलब वो सर्कल के पास कुछ ना कुछ रेडियस है, और अगर उसके पास रेडियस है तो फिर वो पॉइंट से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि एक लाइन को जो है हम अनंत तक लेकर जा सकते हैं, और किसी भी साइड से, चाहे दाएं की तरफ से चाहे बाएं की तरफ से। कहने का मतलब अगर हमारा ये एक लाइन है तो हम जो है इसको हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं। कभी भी किसी भी लाइन का अनंत बिंदु नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाने के बाद जो है वो रुक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप रेखा को किधर से भी बढ़ा सकते हो, दाहिने साइड से या बाएं साइड से, ये फर्क होता है, ठीक है, लाइन में। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो लाइन से इसे कहते हैं। अब लाइन के आप रूप जान लीजिए। दूसरी बात, मैंने जैसे आपको कहा था कि लाइन और लाइन सेगमेंट, रेखा और रेखाखंड में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, ये जितनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी तीनों की तीनों, ये लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी। लेकिन जब यहीं पर आप लाइन सेगमेंट में आते हैं तो लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है वो समझिए। तो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, पहला प्रॉपर्टी तो माना जाएगा वो भी कि वो बिंदुओं से बना है। दूसरा ये भी होगा उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। लेकिन लाइन सेगमेंट की जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता कि वो भागते चला जाएगा, नहीं, कभी ऐसा संभव नहीं है। उसकी जो लंबाई होगी वो फिक्स होगी। कहने का मतलब अगर ये एक लाइन है तो इसको दोनों तरफ से ऐसे एरो लगा के बंद कर दिया जाए तो ये एक लाइन सेगमेंट होता है। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो 9वीं या 10वीं कक्षा में जब आप पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, तो वहाँ पर जब आपको बोला जाता था लाइन्स एंड एंगल याद करो, जब कंस्ट्रक्शन स्केल और पेंसिल और कंपास को लेकर ड्रॉ करते थे। आज भी एनसीईआरटी की किताब में जाना और वहाँ पर लिखा होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाए, फिर उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, या ऐसे करके जो जो बोला जाता था बनाने को। तो लाइन सेगमेंट की लंबाई फिक्स होती है। स्केल उठाकर 5 सेंटीमीटर का लाइन या चाप डालकर काटोगे तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, वो लाइन नहीं कहलाएगा। जब लंबाई को फिक्स कर दिए तो वो लाइन सेगमेंट है, जब लंबाई को फिक्स नहीं किए तो वो लाइन है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगली बात करते हैं कि भैया अब लाइन के कितने प्रकार होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो पढ़ो यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसा लाइन जो अपने दिशा को बदले ही नहीं किसी भी बिंदु पर, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सीधी रेखा एक ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा को ना बदले। जैसे अगर ये इसी दिशा में चल रही थी तो ये इसी दिशा में चलती चली गई, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन कौन नहीं होगा, चल इधर रहा था, अचानक से जाके इधर मुड़ गया, फिर ऊपर भाग गया, ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं है। जिसकी दिशा ना बदले वो स्ट्रेट लाइन है, जिसकी दिशा बदल गई वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो सीधी रेखा नहीं है। अब अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा है तो क्या कर्व लाइन भी होगा? तो बिल्कुल होगा भैया। कर्व लाइन के बारे में भी देख लो, ठीक है, घुमावदार रेखा। तो कर्व लाइन के बारे में देखो क्या लिखा गया है। एक ऐसी रेखा जो अपनी दिशा को बदल दे उसको क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। मतलब लाइन में जो मन की अवधारणा रहती है ना, लाइन का मतलब हमेशा सीधा, ये गलत है। लाइन आपका सीधा भी हो सकता है, लाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया लाइन बना किससे है? तो लाइन जो है वो बिंदुओं को जोड़कर बना हुआ है, ठीक है। वो बिंदु जितनी भी बिंदु होती है ना, उनको जोड़कर बना हुआ है। मतलब अगर देखोगे तो यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, ऐसी वाली बिंदुओं को भी अगर जोड़ दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। सीधी रेखा के बिंदुओं को भी जोड़ दोगे तो भी लाइन हो जाएगा। सीधी वाली को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए, उसके बाद लाइन सेगमेंट जो हम आपको बता रहे थे कि लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट की परिभाषा को समझिए। एक लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी अगर हम जनरली बोले
तो एक लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन ही है, लेकिन अगर दोनों तरफ से इसको हम ऐसा बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ये रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो हमने पॉइंट पढ़ा, ठीक है, पॉइंट के बारे में डेफिनेशंस पॉइंट के पढ़े थे, उसी तरीके से हमने लाइंस पढ़ा। ठीक है, जैसे पॉइंट के दो टाइप होते थे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, उसी तरीके से लाइन के भी टाइप होंगे। अब लाइन के कितने टाइप होंगे वो हम समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली लाइंस के 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं कुल मिलाकर। सबसे पहला टाइप कौन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो ये परिभाषा क्यों ज़रूरी है आपके पेपर में, क्योंकि जब आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन दिए जाएंगे और मान लो ऐसा बोला गया कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी और सी डी, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का परिभाषा ही नहीं पता, प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो आप वहाँ पर गलत कर बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर समझिए इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बोला गया है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या। ठीक है, अगर दो और ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। जैसे यहाँ पर एक रेखा की बात करें ए बी है और दूसरी रेखा सी डी है, अगर ये एक दूसरे को काटे तो इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे एक लाइन ये हो गया ए बी, एक लाइन ये हो गया सी डी, ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? ओ नाम के बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये क्या हो गया? ए बी और सी डी क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। लेकिन एक लाइन ये है और एक लाइन मान लो ये है, अगर ये एक दूसरे को काटे ही नहीं तो ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। जो लाइन एक दूसरे को काटेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो लाइन नहीं काटेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। क्लियर हो गया बात को? तो लाइन का पहला टाइप क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप हो गया हमारा कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं? ठीक है, अगर 3 और मूल लाइन किसी एक बिंदु से पास करे, देखो ऐसे समझ लो कि मान लो कि ये रास्ता जो है ये मुंबई का रास्ता है, ये मुंबई से दिल्ली का रास्ता हो गया। ठीक है, ये गुजरात से दिल्ली का रास्ता हो गया। ठीक है, और ये यूपी से दिल्ली का रास्ता हो गया। और तीनों लोग जब मान लो यहाँ पर एक जो है मुंबई वाला व्यक्ति, एक गुजराती और एक यूपी वाला, तीनों आकर जब एक ही टपरी पर चाय पीते हैं, समझ में आ रहा है, तीनों आकर एक ही टपरी पर चाय पियेंगे, एक ही जगह पर एक ही समय पर पियेंगे, तो वहाँ पर जब ये मिलेंगे तो वहाँ पर उनके बीच दोस्ती हो जाएगी, कॉन्करेंट हो जाएगा। कॉन्करेंट को इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं। कॉन का मतलब क्या होता है? कॉन एक रूट वर्ड है, जहाँ जहाँ पर कॉन लगे इसका मतलब एक साथ। तो जब ये तीनों एक ही जगह पर मिलेंगे तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट। और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इन लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। जैसे मुंबई जाने के लिए तो अनेकों रास्ते हैं, सॉरी दिल्ली जाने के लिए तो अनेकों रास्ते हैं। दिल्ली आने के लिए गुजरात से भी रास्ता है, अंडमान निकोबार से भी है, यूपी से भी है, हरियाणा से भी है। ठीक है, अलग अलग जगह से रास्ता है, लेकिन वो लाइन जो आकर एक ही पॉइंट पर मिल जाएं उन्हीं लाइंस को हम कॉन्करेंट कहेंगे, बाकी लाइंस को कॉन्करेंट नहीं कहेंगे। जैसे मानो एक इधर से चला गया, एक इधर से चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, तो ये कॉन्करेंट नहीं है। कॉन्करेंट वो हैं जो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट, यानी संगामी रेखाएं जो संगम में बहती रहे, जैसे गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती का एक जगह पर जाकर संगम होता है, मिलन होता है, तो उनको हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु से ये सभी रेखाएं गुजरती हैं उसे समवर्ती बिंदु कहते हैं, उसे कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट बोलेंगे। लाइंस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। तो लाइन के कितने टाइप पढ़े? 2 टाइप पढ़े। पहला टाइप कौन सा? इंटरसेक्टिंग। दूसरा टाइप कौन सा? कॉन्करेंट। ठीक है, चलो अब तीसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस के तो पता ही होगा, रेलवे की पटरी, सीधी सी बात। रेलवे ट्रैक देखे हो? रेलवे ट्रैक की कभी भी 2 पटरियां जिंदगी में जाकर आपस में कभी मिलती हैं? कभी नहीं मिलती। हमेशा लगेगा अब जाकर मिल जाएगी, अब जाकर मिल जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं मिलती। तो ऐसी जो रेलवे की ट्रैक हो गई ना, वो होता है पैरेलल लाइन। ठीक है, पढ़ लीजिए। समांतर रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण, ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका, कि 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल वो तभी होते हैं जब वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, चाहे आप उसको अनंत तक कितना तक भी क्यों ना बढ़ा दो। ठीक है, आप उसको अनंत तक कितना तक भी क्यों ना बढ़ा दो, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
क्लियर हो गया मेरी बात, समझ रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट इवन इफ दे प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। यदि दो सीधी रेखाएं समांतर होंगी, यदि दो सीधी रेखाएं समांतर होंगी, यदि वे समान तल में स्थित हो और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं, जो जाकर आगे एक दूसरे से मिले ही ना। क्लियर हुआ, बताइए। पहले जो है थोड़ा सा बोर्ड कट रहा था, अब मुझे लग रहा है ठीक हो गया है। मैं तब से वही देख रहा हूँ कि बोर्ड का जो इधर वाला पोर्शन था ना वो कट रहा था, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, समांतर रेखाएं के बारे में। ये रेखा देखोगे ना तो ये रेलवे की पटरी है जिसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अगर यहाँ पर d नाम का डिस्टेंस है तो ये भी 2 होगा। कहने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर यहाँ दूरी है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, जो आगे चलकर कभी मिले ही ना। ये अनंत तक चाहे कितना भी बढ़ा लो ये कभी मिलने वाली नहीं है, कहीं पर भी कटने वाली नहीं है। तो इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी जो है वो क्या है, पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों लाइन समांतर रेखा कहलाएंगे। तो बताइए रेखा के कितने टाइप पढ़ लिया आपने, ठीक है। लाइंस के 3 टाइप, इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया कि जो एक दूसरे को काटते हैं, कॉन्करेंट पढ़ लिया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइन पढ़ा। अब चौथा पॉइंट का बात करें तो आता है परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाएं, ठीक है। परपेंडिकुलर, बिल्कुल पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा गया है। बोला गया है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे तो दोनों के दोनों लाइन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आपने इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ा, लेकिन वही इंटरसेक्टिंग लाइन अगर 90 के कोण पर काटते हैं, वही प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर 90 के कोण पर काटेंगी तो उनको हम लंबवत रेखाएं कहेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मानो ये इंटरसेक्टिंग एक लाइन हो गया, ठीक है। आप बात करोगे यहाँ पर तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया जो आपस में काट रहा है, ठीक है। ये भी जो है ये भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। यहाँ पर ये भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन वो लाइन जो 90 के कोण पर काटे, एग्जैक्ट 90 के कोण पर काटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन को आपस में बोलेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी काट रहा है लेकिन ये 90 से ज़्यादा का कोण है, ये भी 90 से ज़्यादा का कोण है, ये और 90 से ज़्यादा का कोण है, यहाँ पर 90 से छोटा कोण, इस तरीके से करके। तो जो 90 पर ही काटे उसी रेखा को परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसके अलावा बाकी ये कोई भी लाइन वो हो जाएंगी, ये सभी इंटरसेक्टिंग तो कहलाएंगे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन 90 पर काट रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे। और यहीं पर उसकी परिभाषा दी गई है, लंबवत रेखाएं जो एकदम 90 के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। चलिए, उसके बाद आता है लाइन का आखिरी टाइप, टाइप नंबर 5, ट्रांसवर्सल। पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो है वो इसी पर स्थित है। आगे चलकर पढ़ोगे तो पूरा ज्योमेट्री का जितना भी एंगल बनता है, चाहे ऑल्टरनेट का एंगल हो, करस्पॉन्डिंग हो, को इंटीरियर हो, सभी के सभी इसी फोटो से जो है आपका डेरिवेशन निकलता है। सभी का इसी फोटो से डेरिवेशन निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। और पूरी ज्योमेट्री के सभी एंगल्स को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो वो हम ट्रांसवर्सल लाइन से ही करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट करे दो और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट, एक ऐसी रेखा जो इंटरसेक्ट करती है टू और मोर गिवन लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन। वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, दी गई रेखाओं का तीयक रेखा कहलाती है। तीयक रेखा, बिल्कुल, ट्रांसवर्सल को क्या बोलते हैं? तीयक रेखा बोलते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, in the given figure, straight line AB and CD are intersected by transversal PQ.
AB और CD को एक लाइन PQ काटता है, और वो PQ क्या कहलाएगा, वो PQ जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा दी गई रेखा में, ठीक है। ये PQ क्या कहलाएगा, यही PQ ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है अलग अलग यहाँ पर कोण बनाए गए हैं। इन सभी कोणों के बारे में आगे चलेंगे तो जानेंगे, क्योंकि हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, पॉइंट, ठीक है, फिर लाइन और फिर एंगल। पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ रहे हैं, जब एंगल पढ़ेंगे तो यहाँ पर हर कोण के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कोई समस्या की बात यहाँ तक, कोई परेशानी किसी को कि सर ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन उसे कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों रेखा ऐसी हो, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों रेखा पैरेलल भी हो सकती है। दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ऐसे काट दे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लाइंस के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि देयर इज ओनली वन एंड, ठीक है, यहां पर बोला गया देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर बात करें यहां पर, जैसे मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, मान लीजिए मैंने आप ही लोगों से पूछा कि बताइए यहाँ पर कि ये 2 बिंदु है और इस 2 बिंदु से कितनी रेखाएं पास कर सकती हैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेखाएं जो हैं वो यहाँ से गुजर जाएंगे। सबसे पहले समझो, तो आप बोलोगे सबसे पहले समझो कि एक बिंदु है, इस एक बिंदु से कम कितनी रेखाएं पास करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करेंगी। तो आप बोलोगे सर इस एक बिंदु से कम एक लाइन पास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तो कहना ही नहीं है, अनंतों लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पास कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करते हैं। कितने पास करते हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करते हैं। कितने पास करते हैं? लिख लीजिए यहाँ पर, अनंत रेखाएं गुजरती हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं। पूछा गया CHSL के पेपर में, इसलिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमने कोई 2 पॉइंट खींचे, कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास हैं, इस 2 पॉइंट्स से हमारी कितनी रेखाएं पास करेंगे? 2 पॉइंट है हमारे पास, जैसे मान लो कि एक पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है, तो इस 2 पॉइंट से कम कितनी रेखाएं जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेखाएं गुजरेंगी? तो आप बोलेंगे कि सर चाहे कम से कम की बात कर लो या ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर लो, सिर्फ एक ही रेखा ऐसी होगी जो दोनों को टच करेगी। एक ही रेखा ऐसी होगी जो दोनों को टच करेगी और कोई दूसरी या तीसरी रेखा नहीं हो सकती है। तो बोलोगे ओनली वन लाइन। कितना? ओनली वन लाइन। एक ही लाइन ऐसी होगी जो दोनों को टच करेगी और कोई दूसरी लाइन आई, इसको तो टच कर लेगी लेकिन इसको टच नहीं करेगी। इसलिए 2 बिंदुओं से गुजरने वाले कितनी रेखाएं होती हैं? 3 होती हैं। अब अगर हम बात करें कि भैया 3 बिंदु हैं, ठीक है, 3 बिंदु हैं, कोई भी 3 बिंदु कहीं पर भी हैं, जरूरी नहीं है कि वो तीनों के तीनों बिंदु से सीधी रेखा में हो। एक बिंदु आपकी यहाँ है, दूसरी बिंदु आपकी यहाँ है, तीसरी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से गुजरने वाली कितनी लाइन होंगी? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो बोलोगे कि यहाँ पर गुजरने वाली जो होंगी वो 0 लाइन होंगी। कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो तीनों को टच करे। बोलोगे सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये भी तो लाइन है। मेरे भाई ये लाइन कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये कर्व लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन की बात करेगा तो 0 और कर्व लाइन की बात करेगा तो 1। तो यहाँ पर वही बात बोला गया है लाइंस में कि सिर्फ देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 अलग अलग बिंदु से पास करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 2 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कोप्लानर। अब ये दूसरी वाली पॉइंट को पढ़िए। 2 या 2 से अधिक रेखाएं समतलीय कहलाती हैं यदि वह एक ही तल में अथवा समतलीय स्थित हो। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आगे चलकर एक बात पढ़ेंगे कि हमें XY नाम का प्लेन पढ़ना होता है। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि ये X एक्सिस होता है और ये Y एक्सिस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, डिजिटल बोर्ड, तो ये डिजिटल बोर्ड की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यानी ये कौन सा है? ये हमारा XY प्लेन में है, 2D है। ये हमारा कैसा बोर्ड है? 2D बोर्ड हो गया, इसकी चौड़ाई जो है ऊंचाई नहीं है।
तो वही यहाँ पर बात कहा गया है कि 2 और मोर लाइन आर सेड टू बी कोप्लानर, 2 से अधिक लाइन कोप्लानर करते हैं अगर वो एक ही प्लेन में लाई करे। कहने का मतलब अगर एक लाइन इसमें है, इसमें भी है, ऐसे भी है, एक ही प्लेन में बहुत सारे लाइंस अगर लाई करें तो उनको कोप्लानर कहते हैं। कहने का मतलब वो एक ही प्लेन में है। को का मतलब समान और प्लेन का मतलब एक ही प्लेन। जैसे एक्स वाई में हो गया, वाई जेड में हो गया, एक्स जेड में हो गया, तो अगर 2 लाइन एक्स वाई प्लेन में है तो वो क्या कहलाएंगे? कोप्लानर कहलाएंगे। और तीसरा पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज कॉल्ड लाइन। अगर आप देखोगे कि एक प्लेन जो है वाई प्लेन है, दूसरा प्लेन एक्स प्लेन है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाइंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट के बारे में जाना, पॉइंट के बारे में फिर से चलते हैं। पॉइंट किसे कहते हैं? तो पॉइंट एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, एक ऐसी वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो। पॉइंट के कितने प्रकार होते हैं? तो पॉइंट के 2 प्रकार, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर कैसे? एक ऐसी रेखाएं जो एक ही लाइन में लाई करें, ठीक है। और नॉन कोलिनियर कौन होते हैं? जो एक रेखा में जो है लाई ना करे। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट लाइन पे। लाइन किसे कहते हैं? लाइन हमारा बना है सभी पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के। लाइन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार के आप बारे में जानते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने ट्रांसवर्सल पहले देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके बाद देखा कॉन्कोरेंट लाइन, फिर आपने देखा परपेंडिकुलर लाइन, फिर देखा पैरेलल लाइन, और फिर हमारा था ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में काटें। फिर उसके बाद हमने देखा कॉन्कोरेंट लाइन, जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं। उसके बाद हमने देखा पैरेलल लाइन, रेलवे की पटरी जिनके आपस की दूरी हमेशा बराबर होती है। फिर आ गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर एक दूसरे के 90 पर काटें तो वो लंबवत लाइन कहलाती हैं, लंबवत रेखा कहलाती हैं। और फिर उसके बाद आया लास्ट में ट्रांसवर्सल, कि 2 लाइन अगर एक सीधी रेखा से काट दी जाए अलग अलग बिंदुओं पर तो उनको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो वो लाइन के प्रकार थे। अब हम आते हैं, पॉइंट को कवर कर लिया, लाइन को कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे एंगल्स के बारे में कि भैया एंगल होता है तो होता क्या है, एंगल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, वो सभी बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप एंगल की डेफिनेशन देखिए। एंगल के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। The 2 rays forming an angle are called arms of the angle and the common initial point is called the vertex of the angle. जब 2 किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जब 2 किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जो 2 किरणें कोण बनाती हैं उन कोण उन्हें कोण की भुजा कहते हैं और उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु शीर्ष कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मानिए यहाँ पर 2 लाइन कौन सी है, जैसे नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़िए। द एंगल AOB डिनोटेड बाई एंगल AOB इज फॉर्म्ड रेज OA एंड OB। मतलब ये पूरा का पूरा कहानी में समझो तो मैं असल में आपको इतना बताऊं तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक एंगल कब बनता है? एक एंगल तब बनता है जब 2 नॉन कोलिनियर रेज, ठीक है, जब 2 नॉन कोलिनियर रेज जो हैं वो मिलकर एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं। अब बोलोगे सर ये रे वर्ड जो है, ये रे वर्ड कहाँ से आया? ठीक है सर, ये रे का मतलब क्या हो गया? देखो, बड़ा अच्छा जो है एक एक ज्योमेट्री में बात जो है वो उसको परिभाषित किया गया है। समझोगे ना तो बहुत कुछ आसान है, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। लाइन में क्या फर्क होता है? तो लाइन को समझो पहले। लाइन हम किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ बढ़ाए जा सकते हैं उसको हम लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं? तो बोलोगे सर रेखाखंड हम उसे कहते हैं जिसका दोनों तरफ से फिक्स हो कि ना हम दाहिने तरफ बढ़ा सकते हैं ना हम बाएं तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है तीसरा नंबर बिंदु, उसको कहते हैं हम रे। रे हम किसको बोलते हैं? जिसका एक तरफ से एंड होता है, फिक्स होता है कि तुम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, और दूसरा तरफ वो अनंत तक भाग सकता है, उसको हम रे बोलते हैं। मतलब जिसको एक तरफ से हमने बैरियर और स्टॉपेज लगाकर रोक दिया है कि बेटा तुमको बढ़ना है तो तुम उधर से बढ़ो लेकिन तुम इधर से नहीं बढ़ सकते, वो हो जाता है रे। और जब ऐसी ही किसी 2 रे को मिलाया जाता है, जैसे मानो हमारा यहाँ पर एक रे हो गया हमारा कौन? OA, ठीक है, और दूसरा रे हमारा हो गया OB नाम का। तो OA और OB ये 2 वर्टेक्स अगर 2 आर्म्स हैं, ठीक है, जब इनको दोनों को मिलाया जाता है तो इनके बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? इनके बीच जो भी यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है,
ये हमारा थीटा जो है ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। वर्टेक्स की बात करोगे तो वर्टेक्स क्या हो गया, कोण कहाँ हो गया जहां पर ये मिलते हैं, यानी ओ जो है यहाँ पर इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। ओ को हम क्या बोलेंगे, ओ को वर्टेक्स बोलेंगे, कोण बोलेंगे, कोना बोलेंगे, जहां पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पर बोला गया है, जो एंगल AOB है, एंगल AOB, पहली बात इसको लिखा कैसे जाएगा, एंगल का साइन क्या होता है, तो एंगल का साइन हमेशा ऐसे होता है और तब लिखते हैं ये एंगल AOB है। जैसे लाइन सेगमेंट की बात करोगे, लाइन सेगमेंट जैसे मानो AB नाम का कोई लाइन सेगमेंट है, ये रेखा है और ये AB है, तो बचपन में पढ़ते थे ना कि इसको कैसे लिखते हैं रेखाखंड को, तो AB के ऊपर ऐसा लगा देते थे तो पता चलता था अच्छा AB एक लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर मुझे बताना है कि यहाँ पर कोण जो है वो AOB है, तो कोण के लिए जो साइन आता है वो ऐसा आता है और इसको लिखते हैं एंगल AOB। ठीक है, ये कैसे बना, दो रे से बना OA और OB। कभी भी कोई भी एंगल दो लाइन, ठीक है, या लाइन सेगमेंट से ना होकर आपको अगर डिफाइन करना है तो वो रे से डिफाइन करेंगे। और O जो बिंदु होती है वो क्या कहलाती है, वर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा जानी आपने कोण की, कोण कैसे बनता है, दो रे को ज्वाइन करने से बनता है। अब भैया जिस तरीके से जो है बिंदु के अलग अलग प्रकार थे, ठीक है, रेखा के अलग अलग प्रकार थे, उसी तरीके से कोण के भी अलग अलग प्रकार होंगे। ठीक है, जैसे बिंदु के 2 प्रकार थे, रेखा के 5 प्रकार थे, तो कोण के कितने प्रकार होंगे, तो चलिए बात करते हैं कोण के। कोण के मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार होंगे। सबसे पहले जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, न्यून कोण, जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। इफ द मेजर ऑफ ए एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर किसी कोण का माप 90 से कम है तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर माप 90 से कम है तो क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जैसे कोण बन तो बहुत से जा जाते हैं, जैसे मानो एक हमारा OA ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा जो है OA हो गया, ये हमारा OB हो गया। यहाँ पर भी एक थीटा बनेगा। दूसरा हमारा हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है, ये हमारा OA और ये हमारा OB, और तीसरा हमारा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा OB है और ये हमारा OA है। यहाँ पर भी हमारा एक थीटा बनेगा। ठीक है, देखते चलिए, यहाँ पर भी थीटा बनेगा, यहाँ पर भी थीटा बनेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एंगल्स के प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो थीटा है ये 90 से क्या है, ये थीटा 90 से कम है। यहाँ पर अगर बात करोगे थीटा की तो ये थीटा 90 के बराबर है। यहाँ पर बात करोगे थीटा के तो ये थीटा जो है वो 90 से क्या है, ज़्यादा है। थीटा जो है वो क्या है, ज़्यादा है 90 से। समझ में आ गया बात। जब थीटा 90 से कम होता है तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलते हैं। जब थीटा 90 के बराबर होता है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। और जब थीटा 90 से ज़्यादा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यही होते हैं कोण के 3 प्रकार, यही होते हैं कोण के 3 प्रकार। ठीक है, जैसे यहाँ पर पढ़ लीजिए, एक्यूट एंगल कब, जब हमारा थीटा जो है वो 90 से छोटा हो। 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल। अगर हमारा थीटा का मान एग्जैक्ट 90 के बराबर होगा, अगर थीटा बराबर 90 होगा तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल AOB को हम राइट एंगल बोलेंगे। और तीसरा जो हो गया वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये थीटा 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। मुख्यतः ये 3 रूप हो गए आपके, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। अब आते हैं भैया हम एंगल का चौथा रूप पे, स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है वो भी समझो। ठीक है, इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब किसी रेखाखंड, ठीक है, अगर किसी कोण का माप अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे हमारा एक लाइन है, मान लो AB पर जो ऊपर यहाँ कोण बन रहा है बिंदु ऊपर, जैसे मान लो 2 रे थे हमारे, एक रे OA हो गया और एक रे OB हो गया। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना, 3 लोगों को हमने मिलाया था। ठीक है, OA और OB मिल रहा है, OA OB मिल रहा है। अगर जैसे यहाँ पर OB यहाँ है लेकिन ये OA जो है वो यहाँ ना आकर यहाँ पर आ जाए तो फिर ये कोण इतना ना बनकर ये पूरा कोण बनेगा। और जब ये कोण पूरा बनेगा तो उस केस में उस कोण को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, सीधी रेखा बोलेंगे। समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे कि भैया ये जो है ये तो सीधा का सीधा 90 का कोण बना रहा है। जब OB ऐसा हो और OA यहाँ हो और कोण 180 का बने तो यहाँ पर AOB को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधी रेखा बोलते हैं। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट पार्ट पे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं बताइए।
रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, अगर किसी कोण का माप 180 से अधिक तो हो लेकिन 360 से कम हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। वृहत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृहत कोण कहा जाता है। वृहत कोण का मतलब हो गया यदि किसी कोण का माप 180 से अधिक है परंतु 360 से कम है। जैसे समझते हैं यहाँ पर, जैसे अपने फोटो को बनाकर समझते हैं। जैसे पहला लाइन का हमने पार्ट पढ़ा कि भैया जो तुम लाइन बन सकते हो, एंगल बन सकते हो, वो कुछ ऐसा बन सकता है जहाँ थीटा हमारा 90 से कम होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि जहाँ पर हमारा थीटा जो है वो 90 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ थीटा हमारा 90 से कम। तीसरा हमने पढ़ा ऐसा कि जहाँ पर हमारा थीटा जो है वो 90 से बराबर होगा। चौथा हमने ऐसा पढ़ा जहाँ पर हमारा थीटा जो है वो 180 के बराबर होगा। पांचवा जो हम पढ़ रहे हैं वही है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ऐसे वाला कोण, ये हमारा O से लेकर A है और ये हमारा क्या है? OB है। तो एक तो कोण जो आपकी नजरें देखती हैं वो यहाँ पर देखती हैं, और दूसरा कोण इसके जो पीछे वाला बनता है ना, इसके पीछे वाला कोण, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया? परछाई। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन परछाई होता है। जैसे मान लीजिए मैं शीशे में देखता हूं तो मेरा वहां रिफ्लेक्शन बनता है, उसी तरीके से इस वाले कोण का जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 90 से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा, तो इसका पीछे वाला हमेशा 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर ये कोण मान लीजिए 100 डिग्री है और किसी भी बिंदु पर 360 का कोण बनता है, किसी भी बिंदु पर 360 का कोण बनता है, तो 360 में से 100 घटा दोगे तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्स 260 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल कभी भी 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा। जैसे मानो एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ग्रुप डी के पेपर में, ग्रुप डी नहीं, एक छोटा सा पेपर था, यहाँ पर बोला गया था कि थीटा का मान 70 है, बताओ थीटा का रिफ्लेक्स कितना होगा? थीटा का रिफ्लेक्स कितना होगा? बस इतना बोला गया था कि यहाँ पर थीटा का मान 70 है तो इसका रिफ्लेक्स बताइए। तो कभी भी अगर किसी भी कोण का रिफ्लेक्स पता करना हो तो आप उसको कितने से घटाएंगे? 360 से। 360 में से 70 को घटाइए, कितना आ गया? 290 आ गया। या 290 कैसा कोण है? जो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वृहत कोण। चलिए अब आते हैं एंगल्स के पेयर के बारे में। कोणों का युगम, कितने पेयरिंग हो सकती है भैया? क्या ये भी पेयर बनाएंगे, जोड़ा जोड़ा खेलेंगे? खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, क्या क्या कहानी होगी? तो समझो यहाँ पर सबसे पहला बचपन में पढ़े होगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल के बारे में कुछ बातें जानोगे, फिर उसके बाद पढ़ोगे कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर उसके बाद कौन सा पढ़ोगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ये तीनों के तीनों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लीनियर पेयर पढ़ोगे आप। लीनियर पेयर के बाद जो है छोटी मोटी बातें, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ोगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद जो है आपका पूरा का पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। फिर करस्पॉन्डिंग हो गया, करस्पॉन्डिंग के बाद ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट के बाद जो है आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर हो गया, फिर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर भी होगा। ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है एंगल बाइसेक्टर और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे के सारे, चलो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हम सभी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब एंगल आएगा तो एक स्पेशल फोटो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उस फोटो में ही सारी की सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, सारी की सारी बातें वहीं पर कही जाएंगी। वो फोटो कौन सा है वो समझ लीजिए। जैसे मानिए कि दो समानांतर रेखाएं हैं, ये हमारी दो रेखा हो गई और इसको कोई ट्रांसवर्सल काटता है, यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल काटता है। यहाँ पर जो कोण बनता है उन कोण का नाम हम क्या देते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। इनके बीच में आपस में एक संबंध होगा। ठीक है, जैसे 2 वाला 4 के बराबर, 1 वाला 3 के बराबर, 6 वाला 8 के बराबर, 5 वाला 7 के बराबर, 3 वाला 5 के बराबर, 4 वाला 6 के बराबर। तो ये जो मैं बराबर कह रहा हूं, ये बराबर कैसे आए? उड़ के तो नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ तो नियम होंगे। हर किसी का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है। एंगल जानते हो, लेकिन एंगल कोई भी जैसे सर्कल में आगे चलकर पढ़ोगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो भैया क्यों बराबर होगा?
ट्रायंगल में जो है आगे चलकर पढ़ोगे फलाना एंगल फलाने एंगल के बराबर, लाइंस एंड एंगल में पढ़ोगे ये वाला एंगल उसके बराबर। तो कैसे कोई भी कोण बराबर हो जाता है? एक बच्चे का सबसे वीक पॉइंट यहीं पर होता है, जहां पर उसको ये नहीं पता होता कि ये वाला प्रॉपर्टी या ये वाले कोण अगर इसके बराबर हुए हैं तो वो किस नियम से, किस प्रॉपर्टी से हुए हैं। इसीलिए एंगल्स के प्रकार को जानना बहुत जरूरी है। अगर एंगल्स का प्रकार नहीं पता है तो आप लाइंस एंड एंगल्स के सवाल को नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। जब तक हमें एंगल के बारे में पूरा कंफर्मेशन ना मिले हम एंगल्स के बारे में वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हो गया एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, कोनों का युग्म। एडजेसेंट किसको कहते हैं? एडजेसेंट का हिंदी क्या हो गया? तो आसन कोण बोलते हैं। दो एंगल को एडजेसेंट बोलेंगे, दो कोण को आसन कहे जाते हैं यदि 3 पॉइंट पर यदि उनके शीर्ष समान हो, ठीक है, मतलब वो एक ही बिंदु से निकले हुए हो, ठीक है, उनकी एक भुजा अभयनिष्ठ हो, ठीक है, उनकी एक भुजा जो है वो क्या हो? उभयनिष्ठ हो। और तीसरा गैर उभयनिष्ठ भुजाएं अभयनिष्ठ भुजाएं के दोनों ओर हो। इसको हटाओ, छोड़ो। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर O से लेकर A तक एक रे है, OC एक रे है, OB एक रे है, तो यहाँ पर एडजेसेंट कौन कौन सा एंगल बनेगा? तो एडजेसेंट एंगल का मतलब इस वाले का जो पड़ोसी है, θ1 का जो पड़ोसी है वो θ2 होगा। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एक लाइन बनाया, ठीक है, अब देखते चलो यहाँ पर, फिर आप खुद बता दोगे कि सर पड़ोसी क्या है और एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, ये हमारा हो गया O। जो एंगल बना वो क्या क्या बना? यहाँ पर θ1, यहाँ पर θ2 और यहाँ पर θ3, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना तो θ1 का एडजेसेंट कौन है? θ1 का पड़ोसी कौन है? तो θ1 का पड़ोसी θ2 है। यानी θ1 और θ2 जो होंगे वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अब बोलोगे सर θ1 और θ3 पड़ोसी क्यों नहीं है? θ1 और θ3 पड़ोसी क्यों नहीं है? तो मेरे बात बताओ मेरे भाई, ये आपका घर है, ठीक है, और आपका पड़ोसी कौन होगा? जो आपके बगल वाले घर में रह रहा होगा या बगल वाले इस घर में रह रहा होगा, मतलब जिसके साथ आप अपने घर की दीवार जो है शेयर करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि भैया ये आपका पड़ोसी है। एक घर यहाँ पर भी बना है लेकिन आपका पड़ोसी ये जो है ये नहीं है। आपका पड़ोसी जो है ये बगल वाला घर है जिसके साथ आपने अपनी दीवार को बांटा है। आपका पड़ोसी ये वाला है जिसके साथ आपने अपनी दीवार को बांटा है। तो एक का पड़ोसी 2 है और एक का पड़ोसी कौन है? 3 है। लेकिन 2 का पड़ोसी 3 नहीं है। 2 ने अपनी दीवार 3 के साथ नहीं बांटी है। उसी तरीके से θ1 का पड़ोसी कौन है? θ2 है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन OB है ये कॉमन आर्म है जो दोनों में आता है। और यही बात यहाँ पर कही गई है कि पहली बात तो उनका वर्टेक्स सेम हो। तो देखो यहाँ पर इनका वर्टेक्स सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका वर्टेक्स सेम है। दूसरी बात बोला गया है उनका एक कॉमन आर्म हो, मतलब वो एक कॉमन दीवार में हो। और अगर ये दोनों लाइन अगर मान लो यहाँ पर सीधी सी बात बोले कि एडजेसेंट है तो इनके बीच में कॉमन दीवार ये है, ठीक है। θ1 और θ3 के बीच में कोई दीवार नहीं है। इसकी दीवार यहाँ पर है, इसकी दीवार यहाँ पर है, इसीलिए एडजेसेंट नहीं होंगे। अब अगर बात करोगे चलो θ2 का एडजेसेंट बताओ कौन सा होगा, तो बोलोगे सर θ2 का जो पड़ोसी है ना ये θ2 का, θ2 जो है वो किसके साथ दीवार शेयर कर रहा है? θ1 के साथ भी, और किसके साथ बांट रहा है? θ3 के साथ भी। तो ये बीच वाले का पड़ोसी ये भी है और इसका भी पड़ोसी ये भी है, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी कोण, जो आपस में एक दूसरे से कोण को बांटे, एक भुजा को बांटे, उनको हम बोलते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। चलिए अगले बिंदु पर आ जाइए। अगला बिंदु क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगला बिंदु हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत जरूरी बात जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं? समपूरक कोण। अगर सम ऑफ 2 एंगल, कोई भी 2 कोण का अगर जोड़ जो है, 2 एंगल का जोड़ हमारा 90 हो जाए तो वो कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल, कोई भी 2 ऐसे नहीं कि कोई भी 2 एंगल को जोड़ दिया, कोई भी 2 एंगल का जोड़ दोगे 90 आ गया मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ऐसे नहीं। 2 एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर 90 अगर आ रहे हैं तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, समपूरक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फोटो बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा θ1 हो गया, θ2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर θ3 हो गया, ठीक है।
और उसके बाद हमारा एक यहाँ पर ऐसा हो गया कोण, इसको हमने बांटा और ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो यहाँ पर कोई भी दो एंगल को अगर आप जोड़ रहे हैं ना, तो इनका कोण अगर 90 आ रहा है तो ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक का पूरक यहाँ पर समपूरक, इसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समपूरक कोण बोलते हैं कि हम जो है तुमको पूरा करते हैं, तुम हमको पूरा करते हो। जैसे मान लो शादी होती है दो लोगों की, तो पति से पत्नी जो है वो पूरी होती है और पत्नी से जो है पति पूरा होता है। कहते हैं ना कि अर्धांगिनी हो, मतलब मेरा आधा अंग हो। उसी तरीके से यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट्री कोण है तो y है, और y का कॉम्प्लीमेंट्री कोण है तो x है। यानी x अगर यहाँ पर 10 डिग्री होगा तो y 80 डिग्री होगा, और अगर x 80 डिग्री होगा तो y कितना होगा, 10 डिग्री होगा। मतलब दोनों को जोड़ने पर जब हमारा कोण जो है वो 90 आए तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, कोई शक की बात है यहाँ पे? ठीक है, तो यहीं पर ये सारी कथा कहानी लिखी गई है, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री में क्या फर्क है? देखो, समपूरक और पूरक में क्या फर्क है। तो समपूरक में जब किसी भी दो कोणों को जोड़ा जाता है तो 90 बनाते हैं, ठीक है, और पूरक कोण में जब भी किसी दो कोणों को जोड़ा जाए तो वो 180 बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल इसे कहते हैं। द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, यदि दो कोणों का जोड़ 180 हो। जैसे यहाँ पर x को और y को जोड़ने पर x जमा y की वैल्यू अगर हमारी 180 आ रही है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। यानी अगर x हमारा 10 डिग्री होगा तो y 170 होगा, x हमारा 100 डिग्री होगा तो y हमारा 80 डिग्री होगा। इस तरीके से ये दोनों को समान रूप से पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना है कि स्ट्रेट एंगल बना देंगे यहाँ पर। तो बोला गया सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमेशा जोड़ कितना होता है, 180। कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है, 90। समपूरक 90, पूरक 180। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे हमेशा याद रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा, हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दो एडजेसेंट एंगल, अगर एक यहां पर बोला गया टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर टू अपोजिट रेस। ठीक है, इतनी कथा कहानी मत समझो, बस ऐसा समझ लो लीनियर पेयर से अगर मानो जैसे यहां पर बोला गया है कि मानो यहां पर एक सीधा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और यहाँ पर एक कोण जो है बोला जाए कि ये 110 डिग्री है और यहाँ थीटा का मान कितना होगा बता दीजिए, तो आप बोलेंगे थीटा का जो मान होगा वो बराबर होगा 180 में से घटाएंगे कितना, 110 को। तो भैया आपने ये लिखा तो क्यों लिखा, बचपन में लिखने के ही तो नंबर मिलते थे। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि जितना सजा सजा के जितनी ज्यादा लाइन में लिखोगे तो छठी सातवीं आठवीं में उतना ही नंबर मिलता था, हर एक स्टेप पे एक एक नंबर मिलता था। पता है कि नहीं पता है? 6 नंबर का सवाल है तो कम से कम 6 लाइन जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलते थे, क्या बोलते थे, यहाँ पर हम बोलते थे कि भैया थीटा में 110 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 180 आएगा। ये आया तो क्यों आया, कैसे आया, कोई प्रॉपर्टी है? तो बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं लीनियर पेयर, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ऐसे समझ लो, एक लाइन पर जो पेयर बनाते हैं, एक लाइन पर जो पेयर बनाते हैं उनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 180। 110 में थीटा को जोड़ने पर, 110 में थीटा को जोड़ने पर आएगा 180, तो थीटा का मान यहां से हो जाता है 70। तो थीटा का मान जो 70 आया वो किसके वजह से आया, वो लीनियर पेयर के वजह से आया। ठीक है, वो किसके वजह से आया, तो वो लीनियर पेयर के वजह से आया। तो यहीं पर बात बोली गई है कि इस फिगर में OA और OB जो है वो दो अपोजिट रेज हैं, ये सारी की सारी कहानी कही गई है, तो आप पढ़ लेंगे। चलिए, उसके बाद आता है कुछ बिंदु यहां पर लिखी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या हुआ वो भी समझो, बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद करो एक लाइन के बारे में हम पढ़ रहे थे। लाइन का सबसे पहला प्रकार क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। कुछ याद आ रहा है? लाइन का
5 टाइप होता है, जिसमें पहला जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो कहां कहां पर कोण बनता है? एक तो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा जिसको θ1 का नाम देंगे, दूसरा कोण इन दोनों के बीच में बनेगा जिसको θ2 का नाम देंगे, तीसरा कोण इन दोनों के बीच में बनेगा जिसको θ3 का नाम देंगे, चौथा कोण इन दोनों के बीच में बनेगा जिसको θ4 का नाम देंगे। अब यहां पर क्या होगा, एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन निकल कर आता है। यहां पर θ1 जो है वो बराबर होगा θ3 के, और 4 वाला बराबर होगा किसके? 2 के, या 2 वाला जो है वो बराबर होगा किसके? 4 के। ये बराबर हुए तो भैया क्यों हुए? तो ये वर्टिकली एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? तो जैसे मानो कि दो एंगल यहाँ पर दो लाइन आपस में काटते हैं, तो यहाँ पर अगर इसका कोण यहाँ मान लो 1 बन रहा है ना, और ये लाइन आपस में काट रहे हैं, तो इसका अपोजिट कौन होगा? तो इसका अपोजिट यहाँ पर होगा, एकदम वर्टिकली अपोजिट। इसलिए यहाँ पर अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसीलिए 4 का अपोजिट कौन है? 2 है, तो 4 बराबर 2। 1 का अपोजिट कौन है? 3 है, तो 1 बराबर 3। ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जरूरी नहीं है, जैसे मानो यहाँ पर मैंने एक लाइन मान लो ऐसे खींच दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक रेखा ऐसे चली गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट दे दिया θ1, यहाँ दे दिया मैंने इसको θ2, और यहाँ दे दिया θ3, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर देखो यहाँ पर 1 के सामने जो है वो 3 है, तो यहाँ θ1 बराबर θ हो जाएगा। ऐसा लिखना गलत होगा, ऐसा लिखना गलत होगा, ठीक है। सामने वाला बराबर तो होगा, ठीक है भाई, मैं आपकी बात इतनी समझ रहा हूं, लेकिन उसका बराबर होने का एक कंडीशन भी होता है। बराबर होने का कंडीशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ दो लाइन, मतलब ये लाइन और फिर ये लाइन, अगर यही दोनों से यहां पर कोण बना है तो यही दोनों से यहां पर भी कोण बनना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। अब अगर बात करोगे ये वाले θ1 की, तो ये इससे और इससे बना है। θ3 की बात करोगे तो ये इससे और इससे बना है, मतलब वो लाइन नहीं है, वही दोनों लाइन नहीं है। यहां पर इसके लिए अलग लाइन बनाई गई है, इसके लिए अलग लाइन बनाई गई है, तो ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे। वर्टिकली अपोजिट तब होते जब इस रेखा को यहां तक खींच के लेके आते, ठीक है, और इसको यहां तक खींच के लेके आते। अब देखो ये वाली रेखा पूरा का पूरा यहां पर ये कोण बनाती है, ठीक है, और ये वाली रेखा से ये पूरा का पूरा कोण बनता है, तब ये वाला इसके बराबर होगा तो ये वर्टिकली कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। बस ऐसे समझ लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां बनते हैं? जहां पर भी x बनता है। अगर x बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और अगर x नहीं बन रहा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा, ठीक है। x बनेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी शीर्ष विमुख कोण बनेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर इसका शीर्ष विमुख कोण ये, और इसका शीर्ष विमुख कोण ये कोण, ठीक है। और शीर्ष विमुख बनने के लिए कट्टा जो है, एक x जो है वो बनना जरूरी है। यही बातें यहां पर पूरी की पूरी लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा वर्टिकली अपोजिट के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछा गया है, कि एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। जैसे मेरी किताब में ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है, प्रस्तुत है। इस एग्जाम्पल को समझिए। बोला गया है, दिए गए फिगर में, दिए गए चित्र में दो सीधी रेखाएं हैं AB और CD, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर A, O और E का मान यहाँ पर 75 दिया गया है, तो बताइए किसका किसका A, B और C का मान हमसे पूछा गया है, कि A, B और C का जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है। A, B और C का मान हमसे पूछा गया है कितना होगा। तो जरा इस फोटो को समझिए हो गया आप, ठीक है। सिंपल बोला गया है भैया, दो लाइन AB और CD कहाँ काटते हैं? ऊपर काटते हैं। बाकी सभी का मान जो है वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए एक बार थोड़ा अच्छे से इस फोटो को जो है वो समझते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे मानो मैंने आपको सिंपल सा बात बोला था कि भैया ये जो दोनों लाइन है, ठीक है, ये कहाँ काट रहे हैं? 75 पे काट रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ये पूरा का पूरा लाइन देखो, तो ये लीनियर पेयर से 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जल्दी से। एक स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 180 का। यानी 4B प्लस 75 प्लस B कितना कोण बनाएगा? तो आप बोलोगे सर 180 का। सर 4B
में फिर 75 जोड़ेंगे और 75 में फिर b जोड़ेंगे तो कितने का कोण आएगा सर? 180 का आएगा। बोलो हाँ या ना। ये एक सीधी रेखा है, CD एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का, यानी 4b जमा 1 5b। ठीक है, तो 5b का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 180 में से 75 घटा दो 105, तो b का मान हमारा यहाँ से निकल कर कितना आ गया? b का मान हमारा 21 आ चुका है। याद रखो b का मान कितना आ गया? b का मान हमारा 21 आ गया। 105 जो है वो 5 से 21 बार में कटेगा। अब अगर हमारा b का मान 21 है, यहाँ पर अब हमारा मान 21 है, तो आप समझिए बड़े प्यार से, हमने आपको क्या बोला था कि जब दो लाइन आपस में काटेंगे, जब दो लाइन आपस में काटेंगे तो यहाँ पर a और 4b जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। किसके चलते? वर्टिकली अपोजिट के चलते। तो यहाँ पर a का जो मान आएगा वो कितना आएगा? b का 4 गुना। ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे किसके? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी a का मान जो होगा b का 4 गुना, b का मान 21 है तो a का मान कितना हो जाएगा? 21 का 4 गुना 84। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 84 आ गई। a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब मान हमें निकालना है c का। अब मान हमें निकालना है c का। c के निकालने के दो तरीके हैं, या तो a जमा 2c बराबर 180, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने की बनती है? 180 की। तो बोल सकते हो कि सर a में 2c को जोड़ने पर कितना आएगा? 180। जहां पर आपका a का मान 84 है, इसमें से घटाओगे तो 96 और 96 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कोई शक की बात यहाँ पर कितना आ जाएगा? 48। एक तो इस तरीके से, और अगर इस तरीके से नहीं बताना चाहते हो तो वर्टिकली का कंसेप्ट लगाओ। कंसेप्ट बोलोगे सर ये वाली और ये वाली लाइन आपस में काटती है, तो यहाँ जो ये पूरा का पूरा कोण बनेगा ना वो बराबर होगा किसके? 2c के, यानी 75 जमा 21, 75 जमा 21 बराबर होगा किसके? 2c के। तो बोलोगे कि सर यहाँ पर जो 2c का मान है वो है 75 जमा कितना? 21 के बराबर। 75 और 21 कितना हो गया? 96। 96 का आधा कितना हो गया? 48। तो c का मान कितना आएगा? 48 यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट में a बराबर 4b और 2c बराबर 75 प्लस 21। तो बोला गया है a फिर b फिर c का मान कितना होगा? तो यहाँ पर बोला गया पहले a फिर b और फिर c, तो a का मान हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर a का मान जो है वो 84 है, तो a का मान 84 हो गया। b का मान कितना है? 21 है और c का मान कितना है? 48 है। ऑप्शन नंबर a जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, a फॉर आओ कभी हवेली पे। चलो, अब नेक्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। थ्योरी का थोड़ा सा ही पोर्शन रहा है, मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए कंसेप्ट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए, जब दो पैरेलल लाइन को हम इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल से, तो वो फॉर्म करते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत जरूरी बात, संगत कोण। देखो, संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब हो गया यहाँ पर जो हमेशा संगति में रहे, जो हमेशा जो है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ किसी भी सुख दुख में रहे, वो हो गया हमारा संगत कोण। कहने का मतलब जब दो समानांतर रेखाएं, हमेशा याद रखना, हमेशा पैरेलल लाइन के चलते ही संगत कोण बनता है। जब दो समानांतर रेखाएं एक तियक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है तो वो संगत कोण के युग्म बनाती हैं। जैसे एक समानांतर रेखा L हो गया, दूसरी समानांतर रेखा M हो गया, इंटरसेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल N से। ठीक है, द फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये फोर पेयर जो होंगे ये आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इन्हीं को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसमें और को इंटीरियर में काफ़ी डिफरेंस है। संगत कोण जो है, जो हमेशा संगति में रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, जैसे यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर बताओ, देखो एक बार आप लोग डेफिनेशन देखो, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। दवा खाना है, दवा खा लेते हैं।
पूरा डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए आप लोग। काफ़ी प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, अगर देखोगे ना ज्योमेट्री में तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। लाइंस के बारे में जानेंगे, पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, एंगल्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहली बात बनते हैं तो कैसे बनते हैं, तो जब भी दो लाइन हमारे पैरेलल हों, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का निर्माण होता है। कैसे देखेंगे, एक लाइन हमारी सीधी रेखा ये हमारी L हो गई, दूसरी सीधी रेखा जो है वो हमारी M हो गई। जब हमने किसी ट्रांसवर्सल से इसको काटा तो टोटल कितने एंगल बनते हैं आप लोगों को पता है, 8 बनता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो करस्पॉन्डिंग को जानने के लिए आप ऐसे समझो कि जब भी यहाँ पर ठीक है, जब भी यहाँ पर ये लाइन से जब आपने काटा ना इसको ऐसे, जब भी आपने लाइन को इससे ऐसे काटा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो वाला बराबर होता है इसके, यानी कोण 1 और कोण 2 जो है वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से काटा जाता है तो जैसे यहाँ पर ये 2 नंबर है, इस तरीके से इस लाइन के ऊपर वाला तो इस लाइन के ऊपर वाला ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर 1 और 5 जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग है। 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है, 2 का संगत कोण कौन है, तो बोलोगे सर 2 का संगत जो है वो 6 के साथ है। तो पहली बताओ 1 का संगत किसके साथ, तो 1 का संगत जो है वो 5 के साथ है। 2 का संगत किसके साथ है, तो 2 का संगत जो है वो 6 के साथ है। 3 का संगत किसके साथ है, तो 3 का संगत जो है वो 7 के साथ है। और 4 का संगत किसके साथ है, तो 4 का संगत 8 के साथ है। तो ये सारे के सारे पेयर जो हैं ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 और 6 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। 2 और 8 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, नहीं भैया। करस्पॉन्डिंग का नियम होता है, और नियम क्या होता है कि अगर 2 ऐसे लाइन हैं पैरेलल खींचे गए हो तो इसका करस्पॉन्डिंग हमेशा ये वाला होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। इस वाले का करस्पॉन्डिंग जो है हमेशा अंदर वाला होगा, ठीक है। एक मिनट उल्टा कहा ना, इसका करस्पॉन्डिंग हमेशा ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग हमेशा यहाँ पर होगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए 2 का करस्पॉन्डिंग 6 है, 3 का करस्पॉन्डिंग 7 है। चलिए अब करस्पॉन्डिंग एंगल हमने जान लिया, सारे बिंदु यहाँ पर हमने जान लिए। अब आते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल पे, बहुत जरूरी बात ये भी, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भैया एकांतर कोण, एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो जब 2 पैरेलल लाइंस को हम इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल से, 2 पैरेलल लाइन है L है और M है, हमने किसी ट्रांसवर्सल से इसको काटा है तो वो ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं। और हर अल्टरनेट एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर आपने करस्पॉन्डिंग का जाना था ना कि सर 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होता है, 1 का संगत 5 के साथ, तो 1 और 5 आपस में बराबर होते हैं। 2 की संगत 6 के साथ, तो 2 और 6 आपस में बराबर होंगे। 3 का संगत 7 के साथ, तो 3 और 7 आपस में बराबर होंगे। 4 का संगत 8 के साथ, तो 4 और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस तरीके से संगत कोण आपस में बराबर होते हैं उसी तरीके से ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो पहले हमें पता करना होता है कि संगत कोण कौन कौन सा है, और फिर हम तब बताते हैं कि ठीक है, अच्छा तुम संगत कोण हो, इसका मतलब तो आपस में क्या होगे, बराबर होगे। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट कोण यानी एकांतर कोण पता करना होता है, और एकांतर कोण अगर पता चल जाता है तब हम बोलते हैं कि ठीक है भैया तुम एकांतर कोण हो, इसका मतलब तुम जो है यहाँ पर बराबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 2 लाइन खींचे पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल से काट दिया, ठीक है। 2 लाइन हमने खींचे और एक ट्रांसवर्सल से काट दिया, तो सबसे पहले एक बात को समझना कि ऑल्टरनेट एंगल होता तो होता कौन सा है। ऑल्टरनेट में आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर कोण हमारा 1 है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8। तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया ना कि देखो जब भी 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से काटी जाती हैं, अगर यहाँ पर आपने 1 नंबर इसको दिया हुआ है या यहाँ जो भी नंबर है ये वाला अगर 1 है तो ये इसका ऑल्टरनेट यानी ऑल्टरनेट का मतलब क्या,
एक को छोड़कर दूसरा साइड, तो पहली बात इसका ऑल्टरनेट यहां पर बनेगा और ये एक और ये दो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑल्टरनेट के दो तरह के एंगल होते हैं, एक ऑल्टरनेट अंदर बनता है और एक ऑल्टरनेट बाहर बनता है। तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, और एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी कोई भी कोण अगर बराबर होगा एक दूसरे के तो वो कैसे होगा, तो पहले जानेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से है, फिर जानेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है। क्योंकि अगर पता चल गया कि ऑल्टरनेट कौन सा है तो वो तो आपस में बराबर होते ही हैं। जैसे यहां पर 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर का ऑल्टरनेट कौन है, 6 है, तो बोलोगे सर 4 नंबर का ऑल्टरनेट कौन हो गया, 6 हो गया। 3 नंबर है, तो 3 नंबर का जस्ट दूसरी साइड, पल्ली साइड बोलते हैं ना, दूसरी साइड 3 का ऑल्टरनेट कौन है उसी लाइन में, तो 5 हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर है, तो 2 नंबर का भैया ऑल्टरनेट कौन हो जाएगा, 2 नंबर का ऑल्टरनेट हमारा 8 नंबर हो जाएगा। और 1 नंबर हो गया, तो 1 नंबर का ऑल्टरनेट कौन हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। ये जो अंदर वाले हैं इसको बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और जो बाहर वाले हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर बाहक कोण, ठीक है। एकांतर कोण, एकांतर कोण में अंदर वाले, जैसे यहां पर बोला गया ना 3 नंबर 5 नंबर के बराबर, ठीक है, 2 नंबर 8 नंबर के बराबर, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, 1 वाला 7 के बराबर, 4 वाला किसके बराबर, 6 के बराबर, वही बातें लिखी गई है, 1 7 4 6, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एक प्यारा सा नोट आप लोगों के लिए, उस नोट को पढ़िए। कॉन्वर्सली एक बात बोली गई है, कॉन्वर्सली क्या बोला गया, कॉन्वर्सली का मतलब उल्टा पुल्टा, कहने का मतलब सेम वाइस वर्सा, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइन को काटती है और उनका पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो वो लाइन पैरेलल होंगे। जैसे बचपन में क्या होता था ना, बोला जाता था कि प्रूफ करिए इस बात को कि ये 2 लाइन जो हैं, ये 2 के 2 लाइन जो हैं वो पैरेलल है, और ऐसे दे दिया जाता था कि ये वाला कोण 70 है और ये वाला कोण 70 है। तो आपको वहां ये बात लिखना होता था कि भैया ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण ऑल्टरनेट कोण हैं, तो अगर ऑल्टरनेट कोण बराबर होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है। या उल्टा भी कह लो कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्योरम से, ठीक है। तो अगर लाइन पैरेलल हुए तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, या फिर अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगे, और यही बात यहां पर बोला गया है। चलिए उसके बाद आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, और इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रमागत आंतरिक कोण किसे कहते हैं, जब 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर देंगे किसी ट्रांसवर्सल से तो वो 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनाते हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री, 180 का कोण। जैसे यहां पर इसमें कुछ खास बात जानने की है नहीं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहने का मतलब है कि भैया अंदर वाले कोण जो 180 बनाए, 2 जमा 5, यहां पर 2 वाला और 5 वाला। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को ये भी कहते हैं को इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को ये भी बोलते हैं। यहां पर आप अगर बोलोगे तो ये को इंटीरियर एंगल भी होता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां पर को इंटीरियर एंगल बहुत जरूरी है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल जैसे 2 और 5 जो है और 3 और 8 जो है, यहाँ पर को इंटीरियर एंगल हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये लाइन तो हमने बनाने को बना दिया, इसको ट्रांसवर्सल से हमने खींच भी दिया, तो को इंटीरियर किसे बोलते हैं। देखो ये लाइन है और पैरेलल है, इसके अंदर कमरे बने होंगे, बहुत सारे कमरे बने होंगे। हम बोल रहे हैं इंटीरियर वाला कमरा कौन सा होगा, तो एक ये कमरा होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ये चारों के चारों अंदर के कमरे होंगे, बाकी ऊपर और नीचे ये बाहर के कमरे हो गए। इस कमरे में जैसे मानो अगर ये ए है और ये बी है, तो जब भी आप ए और बी को जोड़ोगे तो आपका ए और बी का जोड़ वो हमेशा कितना होगा, 180। ये किस प्रॉपर्टी से है, तो ये को इंटीरियर प्रॉपर्टी के वजह से है। ये सी है और ये डी है, तो सी और डी का जोड़ कितना होगा, तो सी और डी का जोड़ जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 180। ये भी किस प्रॉपर्टी से, तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी से। एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। समझ में आया बात, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्यारा सा इसी के ऊपर। क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2, ताकि आपने अब तक जितना पढ़ा है उसके ऊपर आपकी कुछ जो है पॉइंट्स क्लियर हों, कुछ जो हैं आपके पॉइंट्स क्लियर हों।
चलिए, तो बोला गया है, देखिए 3 बिंदु है, 3 लाइन है, लाइन नंबर L, लाइन नंबर M, लाइन नंबर N, ठीक है, L, M और N, और ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल हैं। तो आपसे ABC का मान पूछा गया है, एंगल A, B और C का मान कितना होगा। जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है। देखो किताब में काम ऐसे चल रहा है, शीट में आप लोगों के काम ऐसे हुआ है कि पहले आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई, फिर उस प्रॉपर्टी के आधार पर एक प्यारा सा एग्जाम्पल हो गया, ताकि वो एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। समझ में आ रहा है बात। अब एक बार जो है हम पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने कितने कोण पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले रिवीजन के लिए आप ऐसे समझो कि आपने एक 2 पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल खींचा। सबसे पहले अगर हम बात करें, चलो ऑल्टरनेट एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर 1 नंबर है तो इसका ऑल्टरनेट कहां मिलेगा, तो इसका ऑल्टरनेट यहां 2 नंबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 1 और 2 ऑल्टरनेट से बराबर। अगर ये एंगल 3 बोलोगे तो इसका ऑल्टरनेट कहां होगा, इसका ऑल्टरनेट 4 होगा। तो 3 और 4 आपस में बराबर, ठीक है, 1 और 2 आपस में बराबर, 3 और 4 आपस में बराबर, ये ऑल्टरनेट से। फिर अगर मान लो यहां पर 5 बोलते हो तो 5 का ऑल्टरनेट कहां मिलेगा, यहां 6 मिलेगा। तो 5 और 6 क्या होंगे, आपस में बराबर। अगर इसको 7 बोलोगे तो 7 का ऑल्टरनेट कहां मिलेगा, 8। तो 7 और 8 जो है ये बराबर। ये कौन से एंगल की बात हुई थी, ये ऑल्टरनेट एंगल की बात हुई थी, ठीक है। ये कौन से एंगल की बात हुई थी, ऑल्टरनेट एंगल की बात हुई थी। चलो, उसके बाद ऑल्टरनेट के बाद देखो फिर एक और एंगल के बारे में पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे मानो इसको हमने कट्टम कुटाई खेला, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या था, इसका अपोजिट कहाँ है, तो इसका अपोजिट यहाँ है। 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट से बराबर होंगे। यहां पर ये वाला कोण कौन सा, 3। तो 3 का अपोजिट कौन है, 4 है। वर्टिकली अपोजिट के नियम क्या होते थे, जब भी 2 रेखा आपस में काटते हैं तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये बराबर। तो 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। उसी तरीके से नीचे यहां देखोगे, ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 6 नंबर है। तो 5 और 6 आपस में बराबर होंगे, और ये अगर 7 है, ये अगर 8 है, तो 7 और 8 बराबर होंगे। ये किसके नियम के आधारित होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट के बारे में जान गए, वर्टिकली अपोजिट जान गए। अब उसके बाद आ रहा है आपका को इंटीरियर एंगल, इसके बारे में जानते ही हो, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा ही दिया आप लोगों को, करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल, और एक जो है उसको लास्ट रिवीजन दे दो, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंगल एक दे दो लास्ट। जैसे मानो 2 लाइन हमारे हो गए पैरेलल, इनको काटा हमने, तो ये हमारा 1 नंबर है और ये हमारा 2 नंबर है। 1 नंबर और 2 नंबर कौन से कोण है, करस्पॉन्डिंग है। तो बोलोगे सर 1 और 2 बराबर है करस्पॉन्डिंग से। ये हमारा 3 नंबर है और ये हमारा 4 नंबर है। तो 3 और 4 किसके थ्रू बराबर है, करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। अगर हम इसको 5 नंबर देते हैं, इसको 6 नंबर देते हैं, तो 5 और 6 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग से बराबर है। ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, तो 7 और 8 किससे बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग से। तो हमने पढ़ लिया इंटीरियर भी, हमने पढ़ लिया करस्पॉन्डिंग भी, ऑल्टरनेट भी, हर कुछ हमने क्लैरिटी अपने मन में रख ली, ताकि कोई भी डाउट हमें ना हो। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल के तरफ। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है समझिएगा। 3 बिंदु हैं, 3 लाइन है, L, M और N। तीनों के तीनों जो है आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और यहाँ पर ये कोण 45 है, ये कोण 60 है। हमसे बोला गया है ABC का जो मान होगा वो कितना होगा। अगर आंसर बताओगे तो 60 जमा 45 105 सीधा एक लाइन में बता दोगे, लेकिन आया तो आया कैसे। अब जैसे मानो यहाँ पर इस वाले लाइन में समझ लो, अगर ये कोण 45 है और ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, L है M के पैरेलल, L है M के पैरेलल, तो ये वाला 45, तो ऑल्टरनेट से ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। M वाला N के पैरेलल है, अगर ये वाला 60 है तो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 60 जमा 45 कितना हो गया, 105 हो गया। 105 जो है वो सही उत्तर है। समझ में आई बात। 60 जमा 45, ये पूरा का पूरा कोण ABC कितना हो गया, 105। ये 45 है तो ऑल्टरनेट से ये 45, ये 60 है तो ऑल्टरनेट से ये 60। 60 जमा 45 कितना हो गया, 105। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ लो कि सर देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है, पैरेलल हो गया, ठीक है। ये हमारी 45 का कोण हो गया, तो ये हमारा कितने का कोण बनाएगा सर बताओ। तो ये 45 है अगर आपका, तो यहाँ पर ये बनेगा 135 का। कैसे आया, ये दोनों जो है वो कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का जोड़ अभी पढ़ा था कि कितना होता है, 180 होता है। उसी तरीके से अगर आपका ये 60 है
तो ये वाला कोण कितने का बनेगा, तो ये वाला कोण 120 का बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 255 आएगा। और एक बिंदु पर कोई भी कोण कितने का बनता है, 360 का। 360 में से 255 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 105 आएगा। और भी 2-3 तरीके हैं जिससे आप इसको परिभाषित कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। चलिए अब इसके बाद आइए एक प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है वो भी समझिए। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यहां पर भी आपको 3 लाइन दिए गए हैं, L है, M है और N है। L, M और N जो है वो तीनों के तीनों पैरेलल हैं। B और C का अनुपात जो है वो 2:3 है। तो हमसे एंगल A का मान पूछा है। अगर ये 2:3 में है तो एंगल A की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये 2:3 में है तो एंगल A की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, हमसे ये बात पूछी गई है। यानी अगर हम इसको बोले कि बेटा तुम B नहीं हो, तुम जो हो वो 2x हो, और बेटा तुम C नहीं हो, तुम कितने हो, 3x हो, तो हमें बताओ A की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। यही तो बोला गया है। चलो बहुत शानदार। आप मुझे एक बात बताओ, हर बात को बड़ी प्यारी सी, अगर ये एंगल C है, अगर ये एंगल C है तो यहां पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये C होगा, संगत कोण। याद आ रहा है, देखो यहां पर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए भैया, आपको पढ़ाया था ना कि 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है, सॉरी यहां पर इंटीरियर हो गया ना, ये तो इंटीरियर हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पढ़ाया था ना, जैसे 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है तो बराबर होंगे, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है तो बराबर होंगे, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है तो बराबर होंगे। तो सेम कहानी हमें यहां देखनी है कि अगर ये वाला कोण C है तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये भी C होगा, और ये अगर C होगा तो यहां पर ये जो है हमारा बन गया ना C। अब ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कोई भी जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, 180 की बनती है। B और C जोड़कर कितना बनाएंगे, 180। B का मान मान लो 2 यूनिट, C का मान 3 यूनिट, यानी 2x + 3x 5x। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 5×3 = 15, ठीक है, और 5×6 = 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा ये C है, ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर C होगा तो करस्पॉन्डिंग से ये भी C हो जाएगा। अब ये सीधी रेखा बन गई, सीधी रेखा का कोण जो बनता है वो 180 का बनता है। B + C 180, ये 2x है, ये 3x है, तो 5x का मान 180, x का मान 36। अब भैया चलो ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर इस वाले लाइन में देखो, यहाँ पर इस वाले लाइन में देखो, ये वाले लाइन की बात करोगे और यहाँ पर आपका क्या है, C है। अब ये दो लाइन की बात करो, लाइन L की और लाइन M की, लाइन L की और लाइन M की, तो एंगल A और एंगल C क्या है, एंगल A होगा वो बराबर होगा एंगल C के। क्यों ऐसा होगा, तो भैया ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। जब भी दो लाइन पैरेलल वाले से काटी जाती है तो ये A वाली जो बराबर होती है वो C वाले के बराबर होती है। C वाले का मान कितना है, तो C वाले का मान 3x है। अगर x का मान 36 है, C जो है वो 3x है, तो A भी जो होगा वो भी कितना होगा, 3x होगा। यानी 36 का 3 गुना 108 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ में आ गया। देखो महारत कब हासिल करोगे, महारत तब हासिल होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा पहली इस वीडियो को देख रहे हो। कम से कम इस वीडियो को आपको 5 बार देखना है, कम से कम 5 बार देखना है। ये वीडियो को 4 से 5 बार जब तक नहीं देखोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली है। करस्पॉन्डिंग कौन सी, को इंटीरियर कौन सी, ऑल्टरनेट कौन सी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो है बायोलॉजी लिया होगा 12th में, जिनका नॉन मैथ बैकग्राउंड रहा होगा या और भी बैकग्राउंड रहे होंगे, तो फायदा तब होगा जब आप चीजों को लेकर काफी अच्छे तरीके से पढ़ोगे, समझोगे। मैं तो आपको पूरी थ्योरी करा रहा हूं, लेकिन ये आपके जहन में तब उतरेगा जब आप इसी चीज को बार बार पढ़ोगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे। जैसे ये वाला C था तो ये वाला भी C हो गया, कैसे, करस्पॉन्डिंग से। B + C जो है 180, x का मान 36। अब ये C है तो ये A दोनों के दोनों बराबर होंगे, कैसे, ऑल्टरनेट से। A = C, C का मान 3x था तो A का मान भी 3x हो गया, काम खत्म। चलिए तो अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन के बारे में जानने के लिए, ठीक है, एंगल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन नहीं, एंगल्स के बारे में।
क्योंकि पॉइंट पढ़ लिया था, लाइन पढ़ लिया था, अब एंगल्स के बारे में जानेंगे। बोला गया है अगर दो एंगल, इफ टू एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इफ टू लाइन आर पैरेलल। ये तो वही बात हो गई कि भैया दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा ही है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट का इंटीरियर एंगल जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इफ टू एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल। उल्टा बात तो बोल दिया कि देखो ऐसा दो लाइन है तुम्हारा, ये वाला इसका एक्सटीरियर, ये वाला है ऑल्टरनेट, अगर ये दोनों बराबर है, एक और दो बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं जो है वो समानांतर होंगी। इसमें भी कोई नई बात नहीं कही गई है। ठीक है, तीसरा बिंदु, अगर दो एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल। ऐसा बोला गया है कि देखो ये लाइन है और यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला करस्पॉन्डिंग है, 1 नंबर 2 नंबर क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और अगर ये 1 नंबर 2 नंबर करस्पॉन्डिंग है और ये बराबर है, अगर ये कोण बराबर हो गए तो ये लाइन भी पैरेलल होगी। मतलब पहले हमने पढ़ा कि अगर ये लाइन पैरेलल थे तो ये कोण बराबर थे। अब उल्टा भी बोला जा सकता है कि अगर यहाँ पर ये कोण बराबर है तो सिद्ध करो ये लाइन पैरेलल है। तो भैया सिद्धि हो गया कि लाइन अगर कोण बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगा, या लाइन पैरेलल होगा तो ये कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 होगा। ये भी पढ़ा है। जैसे यहां पर बोला गया है कि ये दो कोण है मान लो, और ये दो कोण, ये दो लाइन है, और यहाँ के आपस के कोण का जोड़ 1 + 2 का जोड़ अगर 180 बनता है तो भी ये लाइन पैरेलल होंगे, ये बोला गया है। तो भी एल और एम जो होगा वो पैरेलल होगा। अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर हैं, 3 और 4 इंटीरियर हैं, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल अगर मान लो उनका कोण सप्लीमेंट्री हो रहा है यानी 180 हो रहा है, तो भी ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। When one pair of interior angle is supplementary, the other pair is also supplementary and all the alternate। ये सारी की सारी बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी है, तो इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अब आ जाता है एंगल का नेक्स्ट टाइप। ठीक है, एंगल का नेक्स्ट टाइप आ जाता है, लास्ट टाइप है। बस यहाँ से थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। पॉइंट के बारे में जाना, लाइंस के बारे में जाना। एंगल चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत समय लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ज्योमेट्री में वक्त लगता है। ठीक है, जैसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, जैसा कंटेंट आप लोगों को कहीं मिलने वाला ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? एक एक छोटी बात जो आपके मन में डाउट होगा या जिसके बारे में आप आज से 2 साल बाद भी जो है अगर कोई नई बात आती तो भी वो मेरे शीट में आपको अवेलेबल मिलेगी। चाहे सीईटी आ जाए, बैंकिंग आ जाए, कोई भी एग्जाम हो, कभी भी इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें सारी बातें दी गई है। आप किसी का नोट्स उठाकर देख लो, कोई किताब दुनिया की उठाकर देख लो, एसएससी या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन की किताब, उसमें थ्योरी इतनी दी ही नहीं गई है। और अगर थ्योरी क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर तो आप सवाल कैसे बनाओगे? अभी तो सवाल भी आने बाकी हैं, अभी तो सवाल हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम थ्योरी चल रहे हैं। और समझो कितने शानदार थ्योरी हमारी दी गई है। तो एक एक बातों को हमें समझना है यहाँ पर। ये इतना अगर जहन में उतार लिया ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एडवांस मैथ में मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ कि आपको किसी की किताब उठाने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, कई दिन कई रात लगातार मेहनत किया है कि बस आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले। समझ में आ रहा है बात, और आप उसका फायदा उठा पाओ। चलो तो अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कि भैया एंगल बाइसेक्टर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर कौन है? एन एंगल बाइसेक्टर कब तक? An angle bisector is a line or ray that divide an angle into 2 congruent angle। ठीक है, दो बराबर के एंगल में बांट देना तो उसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक वह रेखा या किरण होती है जो किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। अब जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया, और फिर कोण समद्विभाजक के रूप भी जानेंगे। जैसे मानो कि मैंने कहा कि भैया ये मेरा एक प्यारा सा कोण बन रहा था, OA और OB जो है, यहाँ पर इसको नाम दे दो O का, यहाँ पर बोल दो ये A है और यहाँ दे दो B है। ये OA और OB बड़े प्यारे प्यारे थे, ये आपस में कोण बना रहे थे। एक आया पर्सन और इनको यहाँ पर बीच से बांटकर चला गया, उसका नाम दे दो C, और C ने क्या किया ना कि यहाँ पर और यहाँ पर इसको बराबर भागों में बांट दिया। यानी अगर ये पूरा कोण पहले मान लो 80 इसका बन रहा था, तो अब इसने जो है वो 40 और 40 में बांट दिया।
40 और 40 में बांट दिया, तो ये जो OC होगा ना, ये OC को हम कोण समद्विभाजक कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आगे चलोगे, ट्रायंगल पढ़ोगे, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, तो जैसे ट्रायंगल का कोण समद्विभाजक कहने का मतलब जिसने इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांट दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक बोलते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के दो टाइप होते हैं जनाब, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। मतलब एक हो गया जो एंगल को अंदर से बांटे, और एक हो गया जो बाहर से बांटे। जैसे बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाहे, मतलब एक जो हो गया जो अंदर रहकर लोगों में फूट डाल रहा है, और एक जो है वो बाहर रहकर फूट डाल रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यानी यहां पर आंतरिक कोण समद्विभाजक। जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर हमारा OA था और OC था, बेचारे आपस में कोण बना रहे थे, B नाम का पर्सन आया और इसे बीच से बांट के चला गया, अंदर ही अंदर इसको काट दिया। तो जब ये अंदर ही अंदर बराबर भागों में काटेगा तो ये इंटीरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, आंतरिक कोण। अब हो गया दूसरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कहानी वो भी समझो। जैसे मान लो यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ OA है और ये OC है, तो अब OA और OC के बीच में कुछ अपना एंगल होगा, प्यार मोहब्बत होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको कोई अंदर से नहीं काट रहा है। लेकिन इसका जो बाहर वाला कोण है, ये जो एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या होता है? अगर ये 30 है तो इसका एक्सटीरियर 150 होगा। जैसे आपको ऐसे समझा लूं, मान लो कि यहाँ पर मैंने कहा कि भैया ये है, ये प्यारे प्यारे जो दो लोग हैं ये कोण बना रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये हमारा OA है और ये हमारा OB है, इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है, इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये इनका इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाला कोण। अगर अंदर वाला कोण 30 होगा तो बाहर वाला 150, ये 40 होगा तो 140, ये 100 होगा तो ये 80, ठीक है। अब एक पर्सन आता है जो इसके अंदर वाले को ना काट के बाहर वाले को काट देता है, और ये मान लो OC हो जाता है। तो OC अगर बाहर वाले को काटेगा, ये अगर 30 है और ये पूरा का पूरा 150 था, तो इसको 75 और इसको 75 बार में काटेगा, तो यहां पर OC जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। जब हम किसी त्रिभुज की बात कर ले, ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज में ये बाहर वाले कोण को जो काटता है दो बराबर भागों में, ये बराबर भागों में, देखो एक तो हो गया जो अंदर वाले को काट दे, ये अंदर वाले को, और एक हो गया जो ये बाहर कोण बनता है इसको काट दे। तो ये दोनों के दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एक अंदर रहकर काटता है, एक बाहर रहकर काटता है। जो अंदर से काटता है उसको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, और जो बाहर से काटता है उसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, जैसे आपने एक टर्म पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते थे? करस्पॉन्डिंग एंगल हम इसको और इसको कहते थे यहां पर, ठीक है। आपने पढ़ा था ना पीछे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता था कि जब दो लाइन यहां पर पैरेलल हैं तो ये वाले कोण और ये वाले कोण जो है वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बोला गया अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं किसी ट्रांसवर्सल से, तो बाइसेक्टर ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल आर हमेशा पैरेलल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाई लेवल की प्रॉपर्टी है। हाई लेवल की प्रॉपर्टी क्या है जनाब, ये समझिएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि सर ये लाइन है और ये लाइन है, पैरेलल है, ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है कि नहीं भाई? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल में हमारा ये 1 नंबर और 2 नंबर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें एक नई बात हमसे जान लीजिए, और नई बात क्या जान लीजिए? नई बात ये जान लीजिए कि अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हो और इसको बाइसेक्ट करते हो तो फ्यूचर में चलकर ये दोनों भी जो है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ये बात यहां पर कही गई है, ठीक है। यही बोला गया है कि GM जो होगा वो पैरेलल होगा HN के, GM पैरेलल हो जाएगा हमारे HN के। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अपन। एग्जांपल नंबर 4 को देखिए। दिए गए फोटो में जो L1 है वो पैरेलल है किसके? L2 के पैरेलल है, और AB और जो है AB और BC जो है, ये जो AB है ना ये बाइसेक्टर है, यानी B और B बराबर भागों में बांट रहा है, और BC जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये भी कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। तो एंगल A, B और C का हमसे मान पूछा गया है कि बताओ एंगल ABC का मान कितना होगा। अब जरा गौर से देखो, ठीक है। यहां बोला गया है दो लाइन जो है वो पैरेलल है और एंगल बाइसेक्टर है। अब यहां पर देखोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये B और B होगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये B और B होगा। आपको जैसे पता है, क्या पता है?
यहाँ पर कि ये एक त्रिभुज हो गया, मान लो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। यहाँ पर अगर ये A है और ये B है तो ये वाला कोण कितना होगा, तो 180 में से घटाने पर आएगा। अब यहाँ पर समझेंगे एक बात को, छोटी छोटी बातों को और समझिए, सारी बातों को भूलिए। मान लीजिए कि ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, मान लीजिए क्या ये सवाल में दिया ही गया है कि ये पैरेलल है, तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, आप मुझे ये बताओ। को इंटीरियर एंगल से दोनों का जोड़ जो होगा वो हमारा 180 होगा। समझ गए मेरी बात को, क्या होगा, यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दोनों को जोड़ने पर आएगा 180, यानी एंगल A का 2 गुना और एंगल B का 2 गुना जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 2 से अगर सबको भाग कर दोगे तो A प्लस B का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी यहाँ पर बोलेंगे कि अगर हम एंगल A को और एंगल B को जोड़ते हैं तो वो कितने आते हैं, 90 डिग्री आते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ये बच गया, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 180 होते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो तीसरा वाला कितना होगा, तीसरा वाला 90 होगा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 180 होता है। अगर ये दोनों को जोड़ने पर 90 तो तीसरा वाला कितना होगा, 90 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो से। पहला वीडियो थ्योरी का था, इस वीडियो को कम से कम 5 बार का चढ़ावा देना है ताकि ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, वीडियो को आराम से नोट्स बनाकर देख सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में पूरा कंप्लीट थ्योरी हमने कराया है ताकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो, आप चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। शीट में भी मैंने दिया हुआ है तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक एक बात जितनी हमने पढ़ाई है वो सभी की सभी बात शीट में लिखी हुई है, आप शीट को एक बार पलट के देखिए। मेहनत आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो शॉर्ट करते चला जा रहा हूँ, जहाँ से आपकी जो है मेहनत कम लगे और आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाएँ। उदाहरण के तौर पर जैसे नोट्स बनाते 4-5 घंटे बर्बाद होते, तो मैंने क्या करवाया कि उसको शीट में ही मैंने टाइप करवा दिया। ठीक है, आप जाओ प्रिंट आउट करवा के लेके आओ तो नोट्स बनाने की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, कंसेप्ट को सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।